च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज मैं देश के कृषक बंधुओं से और श्रमिकों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जब जब मैं किसानों को देखता हूँ, मजदूरों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्ग है, ये लोग हैं, इस धरती के सभी मनुष्यों का पेट भर रहे हैं। और उत्पादन अगर कोई करता है इस धरती पर तो किसान ही करता है, और कोई उत्पादन नहीं करता। इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, विनिमय करते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बना देते हैं, शिल्पकारी करते हैं। उत्पादन केवल किसान करता है, और उसका उत्पादन ऐसा होता है कि जो किसी को भी पीड़ा नहीं देता, सबको सुख देने वाला होता है। उसका उत्पादन पर्यावरण को शुद्ध करने वाला होता है, क्योंकि किसान फसल उगाता है, पेड़ लगाता है, वे सब ऑक्सीजन देते हैं। किसान ऑक्सीजन भी दे रहा है, किसान फल दे रहा है, किसान अन्न दे रहा है, दालें दे रहा है, मसाले दे रहा है, शाक सब्जियां दे रहा है, दूध दे रहा है, घी दे रहा है, और इनके उत्पाद दे रहा है, मेवे दे रहा है। लेकिन वो सबसे दुखी क्यों है? संसार का कोई भी व्यक्ति अन्न और दूध के बिना बहुत दिन नहीं जी सकता। कोई भी मांसाहारी केवल मांस पर जीवित नहीं रह सकता। अंडे खाने वाला अंडों पर जीवित नहीं रह सकता, बहुत दिन जीवित नहीं रह सकता। उसको अन्न या दूध लेना ही होता है। तो जो किसान सबके प्राण पोषण करने वाला हो, अगर अन्न किसी को न मिले और दूध न मिले, तो जितने बड़े बड़े लोग हैं वो रोड पर आ जाएंगे, रोड पर भीख मांगेंगे रोटी की। रोटी सबसे महत्वपूर्ण लगेगी। सोना खा नहीं सकता व्यक्ति, नोटों को नहीं खा सकता, बैंकों में बहुत बैलेंस है, नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, गाड़ियों को नहीं खाएगा, बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंगों को नहीं खाएगा, उससे पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए अन्न चाहिए। मांस मछली खाने वालों को भी अन्न चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, शाक चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, व्यापारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और बहुत सारे लोग, वे सभी किसानों के पसीने के कारण जीवित हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश को किसानों के पसीने का कोई मूल्य नहीं दिखाई देता। जो सबको अन्न देता है, उसके बच्चे पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते, संतुलित भोजन उनको नहीं मिलता। जो दूध पिलाता है, उसके बच्चों को दूध नहीं मिल पाता। जो वस्त्रों के लिए कपास बोता है, उसके तन पर तन ढकने के लिए पूरे वस्त्र भी नहीं हो पाते कई बार। जो मकान बनाता है,
वो झोंपड़ी में रहता है, उसके पास मकान नहीं होता, इतना पैसा नहीं उसके पास। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? क्या सरकारें उत्तरदायी हैं, राजनीतिक पार्टियां उत्तरदायी हैं, या किसान स्वयं भी उत्तरदायी है? मैं समझता हूं दोनों ही उत्तरदायी। आज किसान को अपनी उपज का मूल्य लेने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, और फिर वहाँ आंदोलनों में उनके नेता आ जाते हैं। वो नेता उनका हित चाहते कि नहीं चाहते, इसमें मुझे संशय है, क्योंकि वो नेता रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं, उनके संपर्क विदेशों से हो जाते हैं, और उनके आंदोलन में कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता, कोई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है, कोई देश उनके समर्थन बोलने, जैसे पिछली बार कनाडा बोल रहा था। तो किसान वहाँ भटक जाता है, सही उद्देश्य किया हुआ आंदोलन भी भटक जाता है। और प्रश्न यह है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप क्यों मांगते हैं? ये प्रश्न। यूँ मांगते हैं कि आप जो प्रयोग करते हैं, खाद, यूरिया, डीएपी, इसका मूल्य आपके पास हाथ में नहीं है, बिजली का मूल्य आपके हाथ में नहीं है, बीज बाजार से खरीद के लाते हैं, उसका मूल्य आपके हाथ में नहीं है, और जब पैदा होकर के आपके घर में आ जाता है उसको बेचना भी आपके हाथ में नहीं है, उसका मूल्य भी आपके हाथ में नहीं, अर्थात आपके हाथ में कुछ है नहीं। आप मजदूर की तरह लगे हैं, खेत आपका है, लेकिन आपका होते हुए भी आपका नहीं रहा, क्योंकि खेत में जो उगता है उसका मूल्य तो आप तय नहीं कर सकते। आप किसी कंपनी से सामान खरीदने जाओ, बाजार में सामान खरीदने जाओ, तो मूल्य वे तय करते हैं, खरीदार तय नहीं करता, बेचने वाला तय करता है। और आपके यहाँ जो पैदा हुआ है उसका मूल्य बेचने वाला तय नहीं कर रहा, खरीदने वाला तय कर रहा है। ये उल्टी गंगा बह रही। कोई भी ग्राहकों के अनुसार मूल्य तय नहीं करता है, लेकिन आप ग्राहकों के अनुसार मूल्य आपकी मूल्य ग्राहक तय करते हैं, सरकार तय करती है। और सरकारों में जो ऑफिसर लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है। बहुतों ने तो ये देखा भी नहीं होगा गेहूं का पौधा भी। वो गेहूं का मूल्य तय करते हैं, चने का मूल्य तय करते हैं, बाजरे का मूल्य तय करते हैं, चावल का मूल्य तय करते हैं, गन्ने का मूल्य तय करते हैं। ये विडंबना नहीं तो क्या है? ऐसे वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आप बुद्धिपूर्वक काम नहीं करते। वे जानते हैं कि किसान में दिमाग नहीं होता, वो आपको मूर्ख समझते, इसलिए तय करते। आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। आप सोचते हैं जो फसल महंगी है उसे ही बो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना ही गन्ना बोएंगे सभी, फिर बहुत होएगा, मूल्य नहीं मिलेगा, फिर रोएंगे, फिर सरकार को दोष देंगे। या हमारे राजस्थान में कभी कभी टमाटर, जालोर जिले में टमाटर इतने हो जाते हैं कि रुपए किलो रोड पे छोड़ के चले जाते हैं, ट्रैक्टर खाली करके जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। यूपी में गन्ना जलाना पड़ता है। क्यों हुआ ऐसा? आपने स्वावलंबन का रास्ता छोड़ दिया। क्यों आपने रासायनिक खाद डालना शुरू किया? क्या गोबर की खाद से काम नहीं चलता था? यह कोई प्रश्न उठाएगा? गोबर की खाद से काम चलता था। उस समय भारत भूखा था, बाहर से अनाज खरीदना पड़ता था। हरित क्रांति के बाद भारत आत्मनिर्भर हुआ अन्न उत्पादन में, मैं मानता हूं। परंतु जरा यह भी सोचो कि उस समय गांव के बाहर गोबर कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते थे। मैंने देखा बचपन में, गंदगी होती थी और वो खाद भी बहुत काम का नहीं रहता था।
आज जो कोई जीवामृत बना रहा है, कोई और बना रहा है, तब ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? एक एक किसान अगर अपने गाय का उचित उपयोग कर ले गोबर का, तो उसे खाद की आवश्यकता नहीं। ये जीवामृत वाले तो थोड़े से गोबर में 1 बीघे में काम चला लेते हैं। हमारे राकेश उपाध्याय इंदौर के, वो कहते हैं 10 किलो गोबर चाहिए 1 बीघा के लिए। कितना गाय तो देती है गोबर? कच्चा गोबर चाहिए, पानी में घोल, उसमें कुछ गुड़ मिलाते हैं, कुछ बेसन मिलाते हैं और बढ़िया खाद बनाते हैं। और उनका गन्ना देखिए 14-15 फीट का गन्ना होता है, मोटा मोटा गन्ना होता है। तो वैसा अगर पहले से हो जाता तो हरित क्रांति के नाम पर हमारी बीजों की नस्लों को खत्म नहीं किया जा सकता था और भूमि को विषैला नहीं बनाया जा सकता था। हमने रासायनिक खाद डाल करके, जब रासायनिक खाद डालने लगे तो पानी की जल अवशोषण क्षमता कम हो गई, भूमिगत जल कम होने लग गया, स्तर कम होने लग गया। तब पहले रेत से काम चलता था, चरस से काम चलता था, अब ट्यूबवेल, बोर सैकड़ों फीट नीचे से पानी निकालते हैं। इसमें रासायनिक खाद का भी योगदान है और ट्रैक्टर का भी योगदान है। ट्रैक्टर भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है। ट्रैक्टर की जुताई, जो बैलों से जुताई होती है वैसी जुताई ट्रैक्टर नहीं कर सकता। बहुत दिन पहले डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर में एक सेमिनार हुआ था, तो एक कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि ट्रैक्टर से भूमि की जुताई करने पर रेगिस्तान बढ़ता है। और भी कल के पेपर में आया, जोधपुर, बीकानेर, इधर इस क्षेत्र में रेगिस्तान बढ़ रहा है और यहाँ आंधी तूफान अधिक आएंगे। तो ट्रैक्टर एक तो भूमि के मृदा के बंधनों को ढीला करता है, उनको रेगिस्तान बनाता है, भूमि को रेगिस्तान बनाता है। और दूसरा, रासायनिक खाद डाला हुआ वो भूमि के जल के अवशोषण की क्षमता को कम करता है। तो आपने भूमि को बंजर बनाने का काम तो स्वयं ही लिया। कितने दिन रहेगी ये भूमि उर्वरा इस नशे के ऊपर? घोड़े को चाबुक चला चला के बहुत नहीं दौड़ा सकते हैं। इस भूमि को इन खादों के प्रयोग से बहुत दिन उर्वरा नहीं रख सकते हैं। 100-200 साल में भूमि खत्म हो जाएगी, आपकी पीढ़ियां क्या खाएंगी? सिक्किम ऑर्गेनिक हो गया, विदेशों में भी ऑर्गेनिक का मूल्य ज्यादा होता है। यहां भी ऑर्गेनिक की बात होने लगी। आचार्य देवव्रत जी गुजरात के राज्यपाल हैं, उन्होंने मुहिम चला रखी है। तो ये काम पहले भी हो सकता था, अब हो गया तो अभी सही। आप इसका, अब भारत सरकार पिछले बजट में 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए अनुदान देने की बात सुनी। ये बहुत अच्छा कदम था। मैं भी कृषि विश्वविद्यालय नवसारी में कृषि वैज्ञानिक से मिला था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एक टीम बनाई, गठित की है 9 वैज्ञानिकों की, वो इस पर काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रचार यूरिया आदि का होता है और वो कहीं दब जाता है। तो मैं तो किसान भाई आपसे कहना चाहूँगा, आप सरकार पर निर्भरता छोड़िए और कंपनियों पर निर्भरता छोड़िए। आप अपना बीज रखिए। यदि आपने अपना बीज नहीं बचाया तो बीज भी नहीं बचेगा। जो बाजरा 15-20 रुपये किलो है, मार्केट से 500 रुपये की 1 किलो की थैली लाते हैं। आप अपना बीज क्यों नहीं बोते? अब बीज ऐसे आ रहे हैं, अब जेनेटिक मॉडिफाइड बीज भी आ रहे हैं। कितने आए मुझे जानकारी नहीं है, पर ये एक प्लान है। उससे भविष्य में कैंसर फैलेगा, बांझपन फैलेगा, नपुंसकता फैलेगी। ये फैलाने के लिए बीज लाए जा रहे हैं। उनके जीन में छेड़छाड़ की जा रही है। बीजों की छेड़छाड़ वनस्पतियों को बर्बाद कर देगी और उन वनस्पतियों को खाने के बाद हम और हमारे पशु वो भी बर्बाद होंगे।
इसलिए किसानों को चाहिए कि बाजार से बीज बिल्कुल न खरीदें, देसी बीजों को बचा लीजिए, नहीं तो बहुत दिन आपका चलेगा नहीं। और ऐसी ऐसी बीमारी लगेंगी फसलों में, फिर उसके लिए कीटनाशक लाएंगे आप, नए नए जहरीले रसायन का प्रयोग करेंगे, फिर उसे खा करके बीमार होंगे। आप सबको बीमार करके आपको लूटना ही एक प्रयोजन है। और जब ज़्यादा होने लग जाएगा तो आपका कृषि से मोह भंग हो जाएगा। मोह भंग हो जाएगा, फिर कंपनियां कहेंगी यह खेती हमें दे दो, हम करेंगे, आप छोड़ो, आपको हम नौकरी देंगे। फिर आप नौकर बन जाएंगे, मालिक से नौकर बन जाएंगे। यही योजना मुझे दिखाई दे रही है, जो मेरा आत्मा कहता है वो ये है। पर्यावरण को प्रदूषित कर दो और नए नए पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों से भूमि को खराब कर दो, और प्रदूषण से नए नए कीट पतंगे पैदा हों जो फसलों को खाएं, या अतिवृष्टि हो जाए, कभी अनावृष्टि हो जाए, कभी ओले पड़ जाएं, तो किसान का मोह भंग होकर वो सोचा कि इस खेती को कोई दूसरा ले ले तो ठीक है, हमें तो थोड़ी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। यही वो चाहते हैं और आप ये उन्हें अवसर दे रहे हैं। इसलिए अपने बीजों को बचा के रखें, अपने बीजों को ही प्रयोग करें। कम होगी उपज, कोई बात नहीं, अगले साल। और गोबर की खाद से भी कम होगी फसल, 2 साल कम होगी, 3 साल कम होगी, आखिर चौथे साल तो फसल होगी। जो इस प्रकार की खेती कर रहे हैं उनसे पूछिए, अनुभव लीजिए। अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग बंद करते हैं, बैलों से खेती करते हैं, तो फिर आपको आपकी फसलों में कीड़े भी अपेक्षाकृत कम लगेंगे, और अन्न और चारा दोनों स्वास्थ्यवर्धक होगा, पौष्टिक होगा। हमको जानकारी भी नहीं है कि हमारे खाद्यान्न की, फलों की, सब्जियों की गुणवत्ता कम हो रही है। सेब को हम अच्छा समझ के खा रहे हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता कम है। अनाज को अच्छा समझ के खा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता कम हो रही है। सबकी गुणवत्ता कम करके हमें रोगी बनाना उनका लक्ष्य है। एक बड़ी योजना से काम कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में आप लोग कीड़े मकोड़ों से अधिक नहीं है आपका मूल्य, और आप ही उनका पेट भर रहे हैं और आपको ही वो कीड़े मकोड़े मार रहे हैं, फिर भी आप प्रसन्न हैं। तो अब कहेंगे आप कि फिर पैसा कहाँ से आएगा? ट्रैक्टर कितने का खरीदते हैं, कितनी किस्त देते हैं, ट्रैक्टर वाला दूसरा ट्रैक्टर से कितने। अब आपके पास खेती भी कम रहेगी। पहले बड़ी खेती भी ट्रैक्टर बैलों से कर लेते हैं, अब छोटी खेती भी ट्रैक्टर से नहीं कर सकते, बैलों से करेंगे तो आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, भूमि का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फसल भी अच्छी होगी, और उसका गोबर खाद के रूप में काम करेगा। कई लोग ट्रैक्टर से, बैलों से बिजली बना रहे हैं। एक देखा कल एक बैल से इतनी ऊर्जा बना कि 4 चक्कियां चला रहे हैं, तेल भी निकल रहा है, आटा भी पिस रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसे जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं उनसे सीखो। और दूसरी बात, आपके पास मान लीजिए 20 बीघा खेत है। उस खेत में अगर आपकी भूमि अच्छी है, पानी अच्छा है, तो आप सब चीज बो, खाने के लिए गेहूं भी, जौ भी, चना भी, मटर भी, बाजरा भी, मक्का भी, दालें भी। थोड़ी जगह में मसाले बो दिया, हल्दी है, धनिया है, अदरक है, जीरा है, सौंफ है, ऐसी चीज बो दी, मिर्च है। थोड़े में आपने फल लगा दिए 2-4 पेड़, कुछ सब्जी लगा दी, थोड़ा गन्ना लगा दिया। ये सब चीज आपके यहाँ हो जाती है। गाय आपके पास है, गाय से दूध मिलेगा, उसे घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, छाछ मिलेगी, गोबर मिलेगा। दूध लेने जाना नहीं, घी लेने जाना नहीं, मक्खन आदि लेने जाना नहीं, आपको छाछ लेने जाना नहीं, यूरिया लेने जाना नहीं, DAP लेने जाना नहीं।
और गौमूत्र से तो कीटनाशक भी बन जाता है। तो कीटनाशक वगैरह अगर कीड़े लग भी जाए तो भी कीटनाशक लेने, जहर नहीं लेने जाना आपको, बहुत सारे रोगों से बचेंगे। मसाला लेने बाजार में जाना नहीं, गुड़ लेने जाना नहीं, अपने आप गन्ना बो, एक गन्ना बोले दूसरा किसान कुछ और बोले, ऐसे कर ले। सब्जी लेने ना जाना नहीं, फल लेने जाना नहीं, अनाज लेने जाना नहीं, दाल लेने जाना नहीं, और कोई कपास बोले तो कपड़े लेने भी नहीं जाना, पुरानी जीवन शैली पे है। तो आपको पैसा चाहिए क्यों फिर? कपड़े बनाने का सामान आपके पास, खाने का सामान आपके पास, पहनने का सामान आपके, पीने का सामान, दूध आदि आपके पास। और अगर किसी के खेत में सब नहीं होता है तो जिससे होता है, जिसके यहाँ होता है, उसे अदला बदली कर लो, पैसे करो, मुद्रा का प्रयोग ही मत करो। मुद्रा हमारी ले गया, सोना ले गया ब्रिटेन, हमको कागज पकड़ा दिया, वो भी ₹1 में आ गया, वो कागज भी जा रहा है। अब इसका प्रयोग ही मत करो। किसी का दाल ज़्यादा, उससे दाल ले लिया, अपना गेहूँ उसको दे दिया। किसी का गुड़ हुआ, आपने गुड़ ले लिया, उसको चावल दे दिया। वस्तु बिन वैसे काम चलाओ, गांव गांव में चलाओ, पड़ोस पड़ोस में चलाओ, नहीं तो दूसरे गांव में चलाओ, और सब बेचना बंद करो। दूध मत बेचो, घी मत बेचो, मक्खन नहीं बेचो, सब्जियां, फल नहीं बेचो, सब्जी नहीं बेचो, अनाज नहीं बेचो। तब जो आपको मूर्ख और गंवार समझते हैं वो आपके पास आएंगे, फिर हाथ जोड़ेंगे कि हमें भूख लगी, हमें गेहूँ दीजिए, हमें चाना दीजिए, बाजरा दीजिए, हमें दूध दीजिए, हम चाय बनानी है, दूध पीना है। वो आएंगे आपके पास, फिर आप भाव तय करेंगे, वे नहीं तय करेंगे। जैसे बाजार में आप जाते हैं लाइन लगा के, दुकान पर आप खड़े होते हैं, वैसे आपके सामने लाइन लगे वो खड़े होंगे। नेताजी भी जाएंगे, आएंगे, अभिनेताजी भी आएंगे, खिलाड़ी भी आएंगे, और सारे उद्योगपति भी आएंगे, सब आएंगे। फिर कहेंगे आपको अन्नदाता। ऋषि दयानंद ने यही तो कहा था, किसान राजाओं का राजा है। जो मेवे, काजू, पिस्ते खाते हैं, बादाम खाते हैं, वो भी आपके पास ही आएंगे। सब कुछ नहीं मिलेगा उनको, ये फैक्ट्री में नहीं बनेगा। आज तो फैक्ट्री बनाने की कोशिश हो रही आपको बर्बाद करने के लिए। इसलिए बाजार से अन्न खरीदो ही मत, अपना वो अदला बदली करो। फैक्ट्री में चावल बना, प्रयोग हुआ, ये सुना है। अमेरिका में भारत के वैज्ञानिकों ने काकरोच मार करके उसी से दूध बना दिया। ये आविष्कार हो रहे हैं। तो किसान बंधुओं, ये देखो आपकी खेती में क्या क्या हो सकता है। वो सब वो आत्मनिर्भरता सुख लाती है और पराधीनता दुख लाती है। आप बीज के लिए पराधीन, खाद के लिए पराधीन, पानी के लिए पराधीन, बिजली के लिए पराधीन, सबके, और मूल्य के लिए पराधीन, तो फिर दुख तो भोगना ही है। आप कहेंगे कौन बैलों के पीछे चलेगा? नहीं चलेगा तो गुलामी करिए, कुछ दिन तकलीफ होगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा करके आप पिछड़े युग में चले जाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि पिछड़े युग जल्दी आ जाए तो ठीक है, क्योंकि उस समय किसान इतना दास नहीं था किसी का, आज दास हो गया है। इतने सारे नियम कानून नहीं होते थे, शांति में जीवन होता था, हर व्यक्ति के पास समय होता था, परस्पर प्रेम होता था, भाईचारा होता था, मिलके बैठ के बातें करते थे। आप किसी के पास बातें, कोई समय नहीं है। हम सरकारों पर निर्भर हैं, कोई पेंशन दे दे, कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे, कोई अनुदान दे दे। क्यों मांगते हो? अन्नदाता मांगेगा, ये तो लज्जा की बात है। अन्नदाता को सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, चमक दमक से बाहर निकले। जो जितनी सुविधा भोगना चाहेगा वो उतना ही रोगी होगा, उतना ही दुखी होगा। हर सुविधा
आपको गुलाम बनाने के लिए है हर सुविधा। इसकी व्याख्या मैं ये नहीं करूँगा। और जिसकी आवश्यकता जितनी कम होती हैं उतना ही वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है। अब आप पराधीनता के मार्ग पर चल रहे हैं इसलिए दुखी हैं। जिस दिन आपने स्वाधीन बनने का संकल्प ले लिया तो आप वास्तव में ऋषि दयानंद के शब्दों में राजाओं के राजा हो जाएंगे। शहर के तड़क भड़क को देख के आकर्षित मत हो। ये तड़क भड़क विनाश की निशानी है। इस तड़क भड़क ने हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। ये तड़क भड़क ही नए नए रोग ला रही है। आज से 50 साल पहले ही, 70 साल पहले कौन जानता था कैंसर भी रोग होता है, डायबिटीज भी रोग होता है, हृदय रोग भी होता है, कौन जानता था। और नए नए वायरस आते कौन जानता था। तो ये तड़क भड़क ने, इन सुविधाओं ने हमें ये किया, हमको ऐसा जाल में फंसा दिया कि हम वास्तविक समस्याओं के ऊपर सोच भी नहीं पाते। हमारे पास समय नहीं है। एक मोबाइल दे दिया, समय है तो उसमें निकाल लो, सोचो बिल्कुल मत। आत्मनिर्भर बनने का मन सोचो, कृषि का मन सोचो, अपने बच्चों का मन सोचो, अपना भविष्य मन सोचो, परिवार का मन सोचो, देश का मन सोचो, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र पर मन विचार कर पाओ। इसलिए आपको ये मोबाइल। फिर बच्चों के क्या हाल है। मोबाइल चलाने वाले कभी बैल से हल नहीं चलाएंगे, क्या क्या देखेंगे। मन चलेगा मैं भी ऐसा हो जाऊं जैसे वे हैं। तड़क भड़क दिखेगी, रास्ते से भटकेंगे। अगर आप इन बातों पर थोड़ा भी विचार कर लें, मेरा निवेदन है कि आप इस पर गहराई से विचारें कि आपको स्वावलंबी सुखी जीवन जीना है या पराधीन जीवन जीना। और दूसरी बात, एक और बात, ऋण कभी मत लो। बैंकों से ऋण, किसी से ऋण मत लो। ऋण लेना कमजोरी है, ऋण लेना बच्चों के साथ अपराध है। जो सबका पेट भरता है वह ऋणी क्यों? इस प्रकार से करोगे तो आपकी उपज से आपको बहुत पैसा मिलेगा जो आज नहीं मिल पा रहा है। सरकारें आती हैं, समर्थन मूल्य बढ़ा देते हैं, नई नई घोषणा होती हैं, अच्छी बात है, परंतु क्या उससे आपका मूल्य मिल जाता है? किसान और उसका परिवार रात दिन जो काम करता है खेती में, उसका चार्ज क्या मिल सकता है उसको? उसका पारिश्रमिक क्या मिल जाता है? लागत मूल्य में अब बीज और खाद, पानी, बिजली यही माने तो ये तो ठीक नहीं है। सारा परिवार मजदूरी कर रहा है, उसकी मजदूरी कौन देगा? लेकिन जब आप इस प्रकार करेंगे, कुछ बेचेंगे नहीं, स्वावलंबी, और खुद भी बाजार से खरीदेंगे नहीं, कम से कम खरीदें, तब देखिए वो आपके पास आएंगे। वो भी खेती करना शुरू करेंगे। जो खेत छोड़ छोड़ के चले गए, बाहर नौकरी कर रहे हैं, वे भी आके खेत करना शुरू करेंगे। एक पानी की समस्या है। बरसात कराना तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि बिगाड़ने वाले असुर लोग बहुत हैं पर्यावरण को। पर जो वर्षा होती है, उस वर्षा का पानी तो अपने खेत में रोक ही सकते हैं। हर खेत में खाई अवश्य हो, बड़े खेत हैं तो तालाब छोटा मोटा अवश्य हो, वर्षा का पानी आपके खेत का बाहर नहीं जाए। हर किसान करेगा तो भूमिगत जल स्तर बढ़ जाएगा। और खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, रासायनिक का, तो भूमि जल्दी अब्जॉर्ब भी करेगी, तो जल स्तर बढ़ेगा और फिर खाई भी खुद ही होंगी।
बैलों की ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो आपको बिजली की जरूरतें बहुत कम होंगी। और जिन्होंने जो बैलों से बिजली बना रहे हैं उनको देखिए, मैं भी देखूंगा कभी, हमारे जो आश्रम बनाएंगे सिरोही में, हम भी ऐसा प्रयोग करके देखेंगे। एक साथ तो सब बदलाव नहीं होगा, लेकिन इतना तो हो ही सकता है कि अपने बीजों को सुरक्षित कर लें, फसल सभी प्रकार की बोएं, इतना तो कर सकते हैं। इतना ही करके देखें आप, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करें, सादगी जीवन जीना सीखें। आपके बच्चे शहरों में जाके बिगड़ रहे हैं, उनको लगता है कि चमक दमक वाले कपड़े पहनने वाले ही शायद सभ्य हैं, वही सुखी हैं। सुखी होते तो अमेरिका सबसे ज़्यादा सुखी होता, जिसमें कितने ही पागल पैदा हो रहे हैं, कितनी गोली कांड हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोलियां भून देते हैं, अशांत हैं। इंग्लैंड में अवसाद, डिप्रेशन के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास खूब धन है, खूब साधन है, फिर क्यों ये पागलपन हो रहा है? उनको शांति नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है, न तन से स्वस्थ है, न मन से स्वस्थ है, न आत्मा से स्वस्थ है, तो उनकी नकल क्यों करें? हम उनकी नकल करो जो आपके पूर्वज थे, जैसा वो करते थे उनके हर अच्छे गुण को अपनाइए। कोई बुराई थी तो छोड़ दीजिए, उसको नहीं अपनाना। तो अब कोई कहेगा बैलगाड़ी के ज़माने में लगा, हाँ बैलगाड़ी का ज़माना करोड़ों वर्ष चल गया, और ये ज़माना ज़्यादा चलने वाला नहीं, धरती ज़्यादा चलने वाली नहीं, इसलिए भाग रहे हैं, चंद्रमा पर चले जाएंगे, चंद्रमा पर बच जाएंगे। इतने उल्का पिंड गिरते हैं वहाँ, ये तो मूर्ख बना रहे हैं, जो जमीन खरीद रहे हैं वो मूर्ख है, वहाँ रहेंगे चंद्रमा पर जाकर। इस ग्रह को इतना सुंदर बनाया ईश्वर ने, उसको रहने योग्य छोड़ा नहीं, और जो रहने योग्य नहीं है उसमें बस्तियां बसाने की कल्पना कर रहे हैं। कोई जमीन बेच रहा है, खरीद रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों को ठगा जा रहा है। चंद्रमा का मालिक कौन है? कौन बेच रहा है? लेकिन ठगे जा रहे हैं। पेपर में पढ़ा था अभी, जोधपुर की कोई शिक्षक ने जमीन खरीदी, उसने जमीन खरीदी, मतलब कितना एक मस्तिष्क का जो सोचने की क्षमता थी वो तो आपका मोबाइल खा गया है। एक यूनान के वैज्ञानिक से मेरी बात हुई, वो मस्तिष्क पर ही रिसर्च करते हैं, वहीं के हैं वो। उन्होंने मेरे को कहा कि जो रेडियो वेव्स हैं वो आईक्यू को कम कर रही हैं, अर्थात सोचने की क्षमता को कम कर रही है। अब तो सब जगह आईक्यू कम होने के साधन हो गए। एलन मस्क ला रहे हैं, सैटेलाइट लगा रहे हैं, बस पूरा रेडिएशन से भर जाएंगे। तो सोच रहे हम तो आईक्यू तो हमारा वैसे ही छीना जा रहा है, तो सोचने की क्षमता वैसे ही कम हो जाएगी हमारी। और आप हैं कि उसका सदुपयोग भी नहीं करते, लगातार लगातार लगे रहेंगे। बच्चे देखो, इसलिए इनसे थोड़ा दूर हट, अपनी कृषि के विषय में सोचें। कई बार ऐसा होता है कि एक फसल के साथ दूसरी फसल वो, मैंने कहीं पढ़ा था, लखनऊ के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया कि सरसों के खेत में जो कीड़ा लगता है उसके साथ सौंफ बो दें तो वो कीड़ा नहीं लगेगा। राजस्थान में मेला कहते हैं उसको, मारवाड़ में जो कीड़ा लगता है, यूपी माऊ कहते हैं। उसके साथ अगर सौंफ बो देंगे, मारवाड़ में वरियाली बोलते हैं, तो वो नहीं लगेगा कीड़ा। ऐसे प्रयोग जो कर रहे हैं उनका लाभ उठाएं, और नहीं तो आप स्वयं प्रयोग करके देखें। नए नए प्रयोग आप खुद करिए, कई किसान कर भी रहे हैं। और जो किसान नए नए केमिकल डाल करके बहुत उत्पादन ले रहे हैं, या अनार का उत्पादन जालौर में बहुत होने लगा है, और बहुत केमिकल जहर डाल रहे हैं, वो खुद नहीं खाना चाहते उस अनार को, उनकी नकल बिल्कुल मत करिए। ज़्यादा पैसे वाला बनने के लिए की दौड़ में मत भागिए, नहीं तो दुख पाएंगे। स्वतंत्र स्वावलंबी जीवन जीने के लिए आप संकल्पित होइए।
आपका दवाइयों का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। आज किसानों के पास दवाइयों का खर्चा कितना है, कोई न कोई बीमार रहता है, वो भी अंग्रेजी दवाइयाँ। आयुर्वेद दवाई लेंगे तो आप बीमारियों के जाल में नहीं फंसेंगे, एक बार ले ली ठीक हो गएगा, शरीर को साइड इफेक्ट नहीं होगा। अंग्रेजी दवाई लेने का मतलब है कि आप रोगों के नए नए चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाई दे रहा है कहीं बुखार की या कहीं दर्द की, फिर गुर्दे खराब, वो कहेगा फिर नेफ्रो गुर्दा विशेषज्ञ के पास जाओ, तो 2 डॉक्टरों के पास गए, फिर वो हार्ट का तीसरे के पास भेज देगा। ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। अगर आपने शरीर से काम करना शुरू कर दिया तो इस चक्रव्यूह से बच पाएंगे, सामान्य से नुस्खों से आप ठीक हो पाएंगे। पर आज बड़ा रोग लगा किसानों में, मैं यहाँ देखता हूँ बार बार शहरी लोगों की अपेक्षा ये ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा भी बुखार जुकाम होने पर भी तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। और यहाँ डॉक्टर ऐसे हैं, कब्ज में भी ईसीजी करते हैं, खून की जांच कर देते हैं। मैंने देखा बहुत सारी उसकी ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दी, पैसा लूट लिया, 3 जांच कर ली, कब्ज तो क्या ठीक होनी थी, आखिर मैंने हरड़ की 3 गोली दी, 4 गोली दी, ठीक हो गया। ऐसा मूर्ख बनाते। आपके घर में सब कुछ, आप जड़ी बूटियां भी बो सकते हैं, जो हो रहा है आप ही बोते हैं। जहाँ भी जड़ी बूटियां बोई जाती है किसान ही बोता है, जहाँ भी मेवे हैं, फल है, चाय है, जो भी बोया जाता है किसान बोता है। कपास बोया जाता है किसान बोता है, उसी से सब कपड़े पहनते हैं, चाहे खरपति हो चाहे कितने ही पति हो, और फिर भी आप गुलाम के गुलाम हो। इसलिए आपको स्वतंत्र जीवन जीना सीखना पड़ेगा। तो आप कभी धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं रहेगी, सरकार आपकी खुशामद करेगी। आए इस बिंदु पर गहराई से विचारें कि क्यों आप अन्नदाता होते हुए भी भूखे, क्यों वस्त्रदाता होते हुए भी नंगे, क्यों दूध उत्पादक होते हुए भी आपके पास दूध नहीं है पीने के लिए, क्योंकि आपने अनफ शनफ जरूरतें बढ़ा ली और आप एक ही फसल बोते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे के चक्कर में पराधीनता ओढ़ रखी आप। इसको उतार के फेंकें, स्वाधीनता का सूत्र याद कर लें, जो स्वाधीन रहोगे तभी सुखी रहोगे, नहीं तो कभी सुखी नहीं रह सकते। ईश्वर आपको ऐसा कुछ सब करने की शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, और फिर किसान राजाओं का राजा हो और शहरों और गांवों में भेद मिट जाए, गरीब अमीर के बीच का भेद मिट जाए, गरीबी मिट जाए। ये सब आपके ऊपर निर्भर है। नीतियां बनाने वाले बनाते रहेंगे, उनकी सारी नीतियां आपके सामने समर्पित हो जाएंगी, आत्मसमर्पण करेंगे उनकी नीतियां। कब? जब आप इस पथ पर चलेंगे, स्वतंत्र होने का सपना देखेंगे और सपने को साकार करने के लिए पूरा परिश्रम करेंगे, लक्ष्य बना लेंगे। आशा है आप इस पर विचारेंगे। ओम शम।